हाय। क्या मेल स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 2 3 4 5 दिन से ऊपर सरवाइव कर सकता है? और क्या सारे के सारे गैमीट्स जो मेल में बन रहे हैं वो सारे के सारे एक ही साइज के होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं, सारे वायबल होते हैं, उनमें किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती? ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ आज का हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज स्पर्मेटोजोन और स्पर्म, जिसको हम मेल गैमीट कहेंगे। ठीक है, इससे पीछे हम जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्पर्म पे आज हम बात करते हैं कि स्पर्म क्या है और मेल गैमीट क्या है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम कह रहे हैं इट इज़ अ डार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो ये स्पर्मेटोजोन है मेल में, ह्यूमन बींग्स में, ये डार्ट शेप स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यूनिफ्लैजिलेटेड है। हैप्लॉइड क्या हो गया? हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब हमारे सोमैटिक सेल्स में 46 है तो इसमें हाफ हो जाएंगे, क्योंकि यही हाफ दोबारा 23 मेल की तरफ से 23 फीमेल की तरफ से स्पर्म और ओवम के फ्यूज होंगे, तो अगेन 46 वाला जो है वो बेबी पैदा होगा। तो हमने कह दिया डार्ट शेप स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यूनिफ्लैजिलेटेड है। क्या फ्लैजिला एक से ज्यादा भी होते हैं, लेकिन वो एबनॉर्मल केस हो गया। नॉर्मल यूनिफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है और मोटाइल स्ट्रक्चर है जो मेल गैमीट कहला रहा है। मोटाइल इसलिए है क्योंकि इसको तकरीबन जो है वजाइना से फलोपियन ट्यूब्स तक नियर अबाउट 30 सेंटीमीटर का जो है वो डिस्टेंस कवर करके जाना पड़ता है। दैट्स वाई उसने अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट करा है कि वो वहां से मूव कर सके। तो हम बात कर रहे थे कि ये स्ट्रक्चर जो है वो दिखने में इस तरह से है, और अब मैं बात कर रहा हूं कि ये जो मेल स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म है, ये 60 म्यू माइक्रोन है, मतलब 100 माइक्रोन जो है हम आपका ओवम है तो उससे इसका साइज छोटा है, 60 म्यू माइक्रोन, और 3.5 माइक्रोन जो है ये ब्रॉड है, लंबा 7 माइक्रोन है और 3.5 जो है ब्रॉड है। ये वेरी करता है इसका। ठीक है, अब इसके प्रॉपर स्ट्रक्चर पे जाने से पहले कुछ 2 3 बातें डिस्कस कर लेते हैं कि एक नॉर्मल जब एजैकुलेशन का प्रोसेस होता है इंटरसेक्शुअल कोर्सेज के बाद, तो एक पर्सन जो है नॉर्मल मेल जो है कितने स्पर्म्स एजैकुलेट करता है? नियर अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो एजैकुलेशन होती है पर एजैकुलेशन मेल में, और 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ही पर डे जो है वो मेल में बनते हैं। ठीक है, तो इस एजैकुलेशन में 2 to 3 to 5 मिलीलीटर जो है एजैकुलेट होता है, जो लिक्विड कंटेंट है विद सेमन, स्पर्म्स प्लस सेमन की बात कर रहे हैं, वो 3 to 5 मिलीलीटर जो है वो रिलीज होता है, जिसमें 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स हैं और 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स पर डे भी बनते हैं। और ये वही फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तकरीबन ये 1 to 3 मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है ये मूव करते हैं। ठीक है, और अगर कहीं किसी पर्सन में ये 20 मिलियन हो जाए, मतलब पर मिलीलीटर के हिसाब से अगर कम हो जाए, तो उस कंडीशन को हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। हालांकि ढेर सारी कंडीशंस हैं, ए स्पर्मिया भी है कंडीशन जहां सेमन है ही नहीं, सेमन नहीं है, ए स्पर्मिया, एजूस्पर्मिया जहां पे स्पर्म्स ही नहीं है। ठीक है, या दूसरा हम कहते हैं नेक्रोस्पर्मिया जहां पे स्पर्म्स हैं प्लस डेड हैं। ये ढेर सारी कंडीशन जो हैं, जब मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम एबनॉर्मलिटीज पढ़ेंगे वहां जाके हम इनको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह के हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है, क्या सारे के सारे स्पर्म्स जो हैं वो एक जैसे हैं? अगर 100% स्पर्म हम कह रहे हैं हम मेल में बन रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो क्या वो सारे के सारे स्पर्म्स एक जैसे हैं? तो हम यहां डिफरेंशिएट करके चल रहे हैं। कहता है जो 60% तक स्पर्म्स हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च में पता चला है कि 60% तक स्पर्म्स जो हैं वो नॉर्मल शेप साइज स्ट्रक्चर के रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा 40% स्पर्म्स ऐसे हैं जो हाई मोटेलिटी रखते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव मूवमेंट रखते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को रन करने के लिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म को नहीं पता है ओवम किस तरफ है, राइट फैलोपियन ट्यूब में है या लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब में है, तो इनको मूव करना है, मतलब एक अंधे कुएं की तरफ भागना है और अपने आप को सेक्रीफाइस करते जाना है ताकि दूसरों के लिए रास्ता बनता जाए। तो ये एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसको हम फर्टिलाइजेशन में डिस्कस करेंगे। अब मैं जनरल बात करूं कि स्पर्म के स्ट्रक्चर को जो है हम 3 4 हिस्सों में बांटते हैं। स्पर्म, जिसको हम स्पर्मेटोजोन कह रहे हैं, 60 माइक्रोन है। देखिएगा इसका ये पार्ट जो है यहां से लेके यहां तक, ये ब्लैक डॉट से पहले इस पूरे पार्ट को हम हेड कह रहे हैं इसका। ठीक है, ये टाइट सा पार्ट देख रहे हैं आप, ये कंजस्टेड सा पार्ट, ये इसको हम इसका नेक कह रहे हैं। यहां से यहां तक जहां ये रेड डॉट्स देख रहे हैं आप, इसको हम इसका मिडिल पीस कह रहे हैं, और इससे पीछे पूरे का पूरा पार्ट इसका हम टेल कह रहे हैं।
ठीक है, ये 4 हिस्सों में बट रहा है, टेल भी फर्दर डिवाइड होती है। हम फिर एक बार देखते चलें इसको, बाहर से भी इसके स्ट्रक्चर को देखते चलें। बाहर इसमें थ्रू आउट ब्लैक कलर की आपको दिख रही होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके अंदर यहां आप ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे जिसको हम एक्रोसोम कह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर ये नीचे एक्सटेंड हुआ देख रहे होंगे यहां तक, इसको हम गैलिया कैपिटिस बोलते हैं, ये बाद में डिस्कस करूंगा। सेंटर में रेड कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, दिस इज न्यूक्लियस। और वहां बाहर, इसी न्यूक्लियस के बाहर आप कुछ स्ट्रक्चर नीचे जो है ये इस तरह से देख रहे होंगे रेड में, ये बाहर, इसको मैंचुटे कहते हैं। उसके बाद अंदर एक ब्लैक डॉट देख रहे होंगे जिसको हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहेंगे, जो नेक रीजन में है। उसी के नीचे ये ग्रीन कलर का देख रहे होंगे डिस्टल सेंट्रियोल, और ये सेक्शंस देख रहे होंगे आप रेड में, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अलावा सेंटर में देख रहे होंगे ग्रीन कलर का ये जो स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सियल फिलामेंट, इसको भी देखेंगे 9+2 अरेंजमेंट क्या है इसमें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ एक और डिप्रेशन सा आप देख रहे होंगे जिसको इम्प्लांटेशन फोसा कहते हैं, ये डिप्रेशन सा है, कन्वेक्स स्ट्रक्चर है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा 2 सेंट्रियोल्स के अलावा तीसरा एक नीचे रिंग सेंट्रियोल भी है, उसके अलावा फाइब्रस शेथ है। तो चलिए आप शुरू करते हैं हम कि स्पर्म के स्ट्रक्चर में हेड में क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम हेड को डिस्कस करते हैं कि हेड में है क्या। हेड पार्ट जो मैं कह रहा हूं ये एंटीरियर मोस्ट फ्लैट पार्ट है जो है किसका, स्पर्म का। और हेड जो है वो साइज में नियर अबाउट 4 to 5 माइक्रोन लॉन्ग है, और 2 to 5 to 3.5 माइक्रोन जो है ये क्या है, ब्रॉड है। ये कितना लंबा है, 4 से 5 माइक्रोन, ठीक है, और 2.5 से 3.5। अब इसमें है क्या, अगर हम हेड की बात करें तो बाहर सबसे पहले हमने कह दिया बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्टिव कवरिंग तो रहेगी। अंदर उसके बाद अगर हम हेड की डिवीजन करते हैं, हेड में 2 चीजें निकल के सामने आएंगी। एक मैंने आपसे कह दिया एक्रोसोम, ये डिस्कस करते हैं क्या है, और दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज न्यूक्लियस। एक्रोसोम क्या था, एक्रोसोम अगर आपको याद हो मैंने पीछे पढ़ाया था, एक्रोसोम जब स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है तो गोल्जी अपरेटस से जो है वो एक्रोसोम बना था, ठीक है। आपको याद होगा एक्रोसोम गोल्जी अपरेटस से बना था। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर यहां क्यों है, इसका रीजन है क्यों यहां पे इस एक्रोसोम में, हालांकि एक्रोसोम की ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऐसे करके डिवीजन भी होती है। ये एक्रोसोम यहां इसलिए है क्योंकि यहां पे कुछ जो लाइसोसोमल जो हैं वो एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसेंस। इनको ध्यान से सुनिएगा, लाइसेंस मतलब कोई चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ वहां पे है। क्या है, किस किस तरह के एंजाइम से, एक एंजाइम है हाइड्रोनिडेस, दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड एक्रोसिन एंजाइम। सुनिएगा आप यहां क्यों है ये हाइड्रोनिडेस को यहां क्यों रखा गया है, क्योंकि जब भी स्पर्म ओवम से फ्यूज करने जाएगा तो ओवम की बाहर प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था जोना पैलासोडा, कोरोना रेडिएटा करके इस तरह से। तो जो सबसे बाहर की लेयर जिसको हम कोरोना रेडिएटा कह रहे थे, उसके सेल्स में ऐसे सीमेंटिंग मटेरियल था। सीमेंटिंग मटेरियल जो उसके बीच में था वहां पे हाइल्रोनिक एसिड है, उसने उनको मैट्रिक्स को बाइंड करा हुआ है। उस हाइल्रोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा क्या, हाइल्रोनिडेस एंजाइम। दैट्स व्हाई ये एंजाइम यहां आगे टॉप पे रखा गया है, क्योंकि जब भी फ्यूजन होनी है तो स्पर्म का हेड ही जाके आगे फ्यूज होना है, बैक साइड जाके फ्यूज नहीं होनी है। तो यहां हाइल्रोनिडेस इसलिए है क्योंकि वहां सीमेंटिंग मटेरियल हाइल्रोनिक एसिड को डिसॉल्व करेगा। उसके बाद कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है, ये फर्दर जो उसके सेल्स हैं, इन सेल्स में मतलब कहने का कि टारगेट क्या है, इसके न्यूक्लियस को ओवम के न्यूक्लियस के साथ मिंगल्ड करना, ये टारगेट है। और उसके लिए रास्ते में आने वाली जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, रुकावटें हैं, उनको क्लियर करने के लिए ये चीजें आगे रखी गई हैं। चाहे वो कोरोना की मेम्ब्रेन को जो है साइड करके अंदर जाने के लिए है, चाहे जोना पैलासोडा को साइड करके अंदर जाने के लिए है, उसके लिए ये कंटेंट सारे का सारा जो है वो एक्रोसोम में रखा गया है। और एक्रोसोम बना है किससे, गोल्जी अपरेटस से, स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान। तो इसका पर्पस क्या है
कि वो पाथ फाइनल करना, वो रास्ता बनाना, ताकि स्पर्म का न्यूक्लियस जो है वो ओवम के न्यूक्लियस के साथ जाके फ्यूज हो सके। तो हमने क्या कह दिया कि एक्रोसोम कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इस तरह डिफरेंशिएशन है। और एक्रोसोम में स्पर्म लाइसेंस पाए जाते हैं, ठीक है, स्पर्म लाइसेंस जो ब्रेक डाउन करते हैं किसको, इसमें हाइड्रोनिडेस है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, एक्रोसिन वगैरह इस तरह से एंजाइम। इसको डिटेल में हम फर्टिलाइजेशन में दोबारा से पढ़ेंगे। तो ये पार्ट था क्या, एक्रोसोम। इसलिए एक्रोसोम जो है ये कहां पे है, टॉप पे है, स्पर्म के आगे हेड में है। यही एक्रोसोम से अगर मैं बात करूं, एक्रोसोम जो है ये डाउनवर्ड आया हुआ है, ये देखिए ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर ये, और इसको हम कह रहे हैं क्या, गैलिया कैपिटिस, क्योंकि यहां एंजाइम्स हैं और वो जोना पेलासुडा के साथ अंदर जाके उन्होंने जो है वो रिएक्ट करना है, वो हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट देखिए वहीं से एक्सटेंड हुआ पार्ट, याद रखिएगा ये गैलिया कैपिटिस, कुछ और मत समझ लीजिए, कोई और मेम्ब्रेन नहीं है, फिर बता देता हूं। ये जो है ये गोल्जी अपरेटस का ही से ही बना हुआ स्ट्रक्चर है जो नीचे एक्सटेंड होता है, जिसको हम गैलिया कैपिटिस बोल रहे हैं। ये कोई और फर्दर मेम्ब्रेन यहां ऐड नहीं हुई है, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐड नहीं है, यही स्ट्रक्चर एक्सटेंड करके ये नीचे आया हुआ है, जिसको हम गैलिया कैपिटिस बोल रहे हैं। अब इसमें दूसरा पार्ट जो था, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, इसका न्यूक्लियस। यहां न्यूक्लियस क्या इंपॉर्टेंस रख रहा है, हम जानते हैं कि न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्योंकि मेन पर्पस जो है वो सारे का सारा न्यूक्लियस का ही है। तो न्यूक्लियस में यहां क्या चेंज है, न्यूक्लियस यहां पे हमने क्या दिया, हैप्लॉइड होगा, मतलब 23 क्रोमोसोम्स होंगे। क्यों, यही 23 क्रोमोसोम जब ओवम के साथ जाके फ्यूज होने तो 46 वाला बेबी पैदा होना है, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम में यहां अंदर चेंजेस क्या हैं, कहता है यहां क्या चेंजेस हुई थी। अगर आपको स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस याद हो, यहां पे जितनी भी कह रहा था एसिडिक प्रोटीन्स थी वो रिमूव हो गई थी, न्यूक्लियोलस नहीं था, यहां न्यूक्लियोलस नहीं था, एसिडिक प्रोटीन नहीं थी, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए भी यहां न्यूक्लियस में नहीं थे। इसके अलावा कहता है कि उस आगे जो है फिजिकल स्ट्रेस को बियर करने के लिए न्यूक्लियस में और क्या चेंज आई है, सुन लीजिएगा। न्यूक्लियस में जो चेंज आई है, यहां पे जो हिस्टोन प्रोटीन्स थी, हिस्टोन प्रोटीन्स आपको याद होंगी, डीएनए को रैप करके कंडेंस्ड करके क्रोमोसोम बनाने वाली प्रोटीन्स, वो उनकी जगह प्रोटामाइंस ने ले ली है। ये न्यूक्लियस में चेंज आई है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, वो चेंज नहीं हुआ है। तो मैंने कह दिया हेड पार्ट जो है एंटीरियर मोस्ट फ्लैट रीजन है, जो 4.5 म्यू माइक्रोन लॉन्ग है और 2.5 से 3.5 म्यू माइक्रोन जो है ये ब्रॉड है। और इसमें क्या क्या पाया था, एक्रोसोम, गैलिया कैपिटिस, और देख लीजिए बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मिस मत कर दीजिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थ्रू आउट है, ठीक है। इसके अलावा हेड रीजन में ही एक चीज और देखने को आती है, दैट इज मैंटिटे। ये देखिएगा, ये जो, क्योंकि देखिए क्रोमोसोम ने इसने स्पर्म ने अपने आप को इस तरह से डिजाइन किया था कि ये मूव करने के काबिल हो जाए, ये मोटाइल स्ट्रक्चर बने। तो ऐसा फैटी रीजन या कहीं से ऐसी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर साथ में नहीं लेके चलना चाह रहा था, वो स्ट्रीमलाइन बॉडी रखना चाहता था कि उसको मूव करना है, मैं बताऊंगा मूवमेंट कैसे कर रहा है। तो उसके लिए उसने ये अपना स्ट्रक्चर परफेक्ट बनाया हुआ, कहता है उसमें जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म था वो साइटोप्लाज्म आके अरेंज हुआ है कहीं, ये देखिए रेड वाला पार्ट अगर आप देख रहे हो, ये पूरा पार्ट, ये दिस इज मैंटिटे, ये साइटोप्लाज्म है इसका, जो हेड रीजन में एज वेल एज ये नीचे तक गया हुआ है। ये कहता है कि यही फर्दर जो है इंफॉर्मेशंस नीचे टेल रीजन तक लेके जाता है, इसको हम कह रहे हैं मैंटिटे, ठीक है। हेड रीजन में एक्रोसोम, न्यूक्लियस, गैलिया कैपिटिस और मैंटिटे, ठीक है। इसके अलावा कहता है यहां कन्वेक्स स्ट्रक्चर एक बनता है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये देखिए, ये नेक में आने से पहले ये इस तरह का स्ट्रक्चर, इस कन्वेक्स स्ट्रक्चर जहां पे फर्दर ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स वगैरह जो हैं एड अप होते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन फोसा। इसी रीजन पे ये पूरा हेड का ये जो स्ट्रक्चर है यहां आके जो है वो स्टैंड करता है और नीचे इसके साथ अटैच होता है। पहला स्ट्रक्चर था हेड, ठीक है, जिसमें एंजाइम्स वगैरह थे और ये स्ट्रक्चर थे। दूसरा स्ट्रक्चर इसका है नेक, जो थोड़ा सा हेड से नीचे आके नैरो हो जाता है और ये 0.3 म्यू माइक्रोन जो है वो लॉन्ग स्ट्रक्चर है। इसमें जो पाया जाता है नेक में दो चीजें पाई जाती हैं, यहां ध्यान से देखिएगा, एक है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा है डिस्टल सेंट्रियोल।
ये जो टाइट एरिया है इसको हमने क्या दिया, नेक। नेक में प्रॉक्सिमल, हाँ याद रखिए यहां साइटोप्लाज्म थ्रू आउट है अंदर, ठीक है, वो नहीं है कि खत्म हो गया यहां। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का काम हम जानते हैं, सेल बायोलॉजी आपने पढ़ा हो तो ये स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है ताकि सेल्स जो हैं क्रोमोसोम्स को वो डिवाइड कर सके। तो यहां पे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, क्योंकि फीमेल के ओवम में कोई सेंट्रियोल नहीं होता है तो स्पर्म सेंट्रियोल लेके जाता है, जो फर्दर आगे जब दोनों की मिंगलिंग होगी तो क्लीवेज का प्रोसेस जो है वो रन होगा। तो उसके लिए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो आगे रखा गया है उसको प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं, जो फर्दर डिवीजन में हेल्प करेगा आगे जो एम्ब्रियोनिक प्रोसेसेस होने हैं। और उसके पीछे है डिस्टल सेंट्रियोल। ये डिस्टल सेंट्रियोल जो है ये क्या करता है, डिस्टल सेंट्रियोल ये ग्रीन कलर का पूरा थ्रू आउट ये लाइंस देख रहे होंगे, ये डिस्टल सेंट्रियोल ने बनाया हुआ है स्ट्रक्चर जिनको हम कह रहे हैं एक्सियल फिलामेंट्स। ये एक्सियल फिलामेंट्स क्या हैं, ये 9+2 के माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंजमेंट से बनते हैं। अगर सिलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हो तो यही इन्हीं के यहाँ बेसल बॉडी से जो है ये फर्दर टेल की फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से स्पर्म मूव कर सकता है। तो 9+2 अरेंजमेंट ये डिस्टल सेंट्रियोल की वजह से है जिसमें एक्सियल फिलामेंट्स हैं, और यही एक्सियल फिलामेंट्स क्या करते हैं, टेल को स्पर्म को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। तो नेक रीजन में था प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल 2। इसके बाद तीसरा पार्ट शुरू होता है यहां से, इस टाइट रीजन से फिर थोड़ा सा रीजन ब्रॉड होता है। ये देखिए ये आ गया इसका मिडिल पीस और मिड पीस, जो 5 to 7 म्यू माइक्रोन है और 1 माइक्रोन जो है ये ब्रॉड है, ठीक है। ये रीजन जो है 5 to 7 माइक्रोन जो लॉन्ग है, इसमें फर्दर अंदर क्या जा रहा है, वही साइटोप्लाज्म ऐसा सच रहेगा, मेम्ब्रेन तो रहेगी, ठीक है। मेनिंजिटे देखिए, ये मेनिंजिटे यहां तक आया हुआ है, ये रेड लाइन आप अंदर तक देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्योंकि ये मेन सेंटर है, स्पर्म ने मूव करना है तो एनर्जी भी तो चाहिए भाई, एनर्जी कहां से आएगी, ठीक है। एनर्जी अगर कहीं से मिल भी रही है तो उस एनर्जी को चैनलाइज कौन करेगा, उसके लिए पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट है यहाँ पे मिडिल पीस में। मिडिल पीस इसका आप जो है ये मान के चल सकते हैं कि इसमें सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हैं। जितना भी इसको शुगर का सोर्स मिल रहा है वो उसकी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो यहीं पे यूटिलाइज होना है और इसको एनर्जी मिलनी है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट जो है वो आपको कहां दिखेगा, मिड पीस में दिखेगा। ये भी बाहर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है, ठीक है, मिड पीस। उसके बाद मिड पीस जैसे ही कहीं एंड होता है, जहां से फर्दर जो है आगे नेक्स्ट एरिया शुरू होता है जिसको हम टेल कह रहे हैं। ये मिड पीस से टेल शुरू होने से पहले एक और तरह का सेंट्रियोल पाया जाता है जिसको एनुलस भी कहते हैं या रिंग सेंट्रियोल भी कहते हैं। ये सेंट्रियोल का काम क्या है, जितने भी ऊपर से एक्सोनीम वगैरह जा रहे हैं वो इसके बीच से होके गुजरते हैं, ठीक है। तो ये इसका अरेंजमेंट मेंटेन करके रखता है, जो ऊपर से सेंट्रियोल से जो एक्सियल फिलामेंट्स नीचे जा रहे हैं। तो मिड पीस जो है पावर हाउस आप कह सकते हैं, और नेक पीस आप कह सकते हैं जहां से फर्दर इसकी टेल की फॉर्मेशन हुई है, एज वेल एज जो क्या है फ्यूचर में जो है क्लीवेज का प्रोसेस रन करने के लिए जो है स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी। और हेड की अगर हम बात करें तो हेड में स्पेशलाइज्ड वो एंजाइम्स हैं जो एंजाइम्स पेनिट्रेट करवाने में, फीमेल के ओवम तक न्यूक्लियस को पहुंचाने में जो है रास्ता साफ करने के लिए, क्लियरेंस के लिए जो है वर्क कर रहे हैं, और जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस को उसके साथ मिंगल करने के लिए रेडी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाता है पार्ट दैट इज टेल। टेल जो है इसकी सबसे लंबी है, ये 50 माइक्रोन लॉन्ग है। टेल जो टेल रीजन है इसका 0.5 माइक्रोन डायमीटर में है। ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है। किस बेसिस पे डिवाइड होती है, कहता है कि वो टेल का रीजन जहां पे एक्सोनीम बाहर से मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन थ्रू आउट रहती है, उस पार्ट को हम इसका प्रिंसिपल टेल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल टेल पार्ट, जहां पे क्या है ये 9+2 का अरेंजमेंट एज सच है, एक्सोनीम एज सच है, ठीक है, प्लस उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन है, बीच में साइटोप्लाज्म वाला कंटेंट है। तो ये अगर थ्रू आउट जहां तक है तो उस पार्ट को हम प्रिंसिपल टेल कहते हैं। और जहां पे ये सेल मेम्ब्रेन, ये देखिए सिर्फ मैंने ग्रीन लाइन जो है वो ड्रॉ करी हुई है, जहां पे इसकी सेल मेम्ब्रेन ऊपर नहीं है, सिर्फ एक्सोनीम का पार्ट है, उसको हम क्या कह रहे हैं, एंड पीस कह रहे हैं। तो प्रिंसिपल टेल और एंड पीस, टेल रीजन में भी वही एक्सोनीम रहेंगे एज सच, और बाहर फाइब्रस शीट रहेगी। 9+2 का अरेंजमेंट है भाई, आपने सेंट्रियोल पढ़ा, उस पे जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो 9+2 का अरेंजमेंट जो है, जो टेल की फॉर्मेशन है, टेल जो है ये बुलेट की तरह मूव नहीं करती है, ये व्हिर्लिंग मूवमेंट करती है स्पर्म में। याद रखिएगा, स्पर्म कैसे ऐसे नहीं मूव करता है, ये टेल ऐसे मूव करती है। नॉर्मल टेल जो है, अब नॉर्मल में टेल किसी भी तरह से मूव कर सकती है। तो ये एंड पीस तक जो पार्ट है वहां पे ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, उससे पीछे जितना पार्ट है उसके ऊपर मेम्ब्रेन है और एक्सोनीम है। ठीक है, अब जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, कहता है वो स्पर्म्स किस तरह के प्रोड्यूस होंगे। मान लीजिए मेल है, ये 46 क्रोमोसोम वाला मेल है, तो इसने गैमीट्स प्रोड्यूस किए कैसे, 22+X 22+Y वाले। तो इसका मतलब है कि मेल जो है वो दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, एक्स वाले भी और वाई वाले भी। तो फिर बेबी के चांसेस क्या हैं उसको भी देखते हैं। एक्स वाले को हम बोलते हैं गाइनोस्पर्म्स, ठीक है, और जिनमें वाई क्रोमोसोम है ये एंड्रोस्पर्म्स। तो ये बिल्कुल कभी भी नहीं पॉसिबल है कि मेल अपनी चॉइस से मेल बेबी पैदा कर सके। इट्स अ चांस। जैसे आप कॉइन उछाल रहे हैं, आपका हेड आना है या टेल आना है, वैसे ही यहां है। इस वाई के साथ नोबडी नोज के फीमेल का जो है 22+X आके जुड़ता है, इसके साथ ये फ्यूज होता है या इसके साथ ये फ्यूज होता है। अगर ऐसा होता है कंडीशन, तब हम कहेंगे यहां पे 44+XY वाला मेल हो गया, यहां 44+XX वाली फीमेल होगी। सो ये एक चांस फैक्टर है। अब हम बात कर रहे थे कि क्या सारे के सारे स्पर्म्स जो हैं वो कि स्पर्म जो है वो कितने टाइम पीरियड तक अंदर सर्वाइव कर सकता है। कहता है कि स्पर्म जो है तकरीबन 4-5 दिन तक अंदर सर्वाइव कर सकता है। हालांकि स्पर्म का जो अपना लाइफ पीरियड है 24 आवर्स तक उसकी वायबिलिटी है बहुत जबरदस्त। इसी तरह फर्स्ट 15 आवर तक ओवम की भी रहती है 24 आवर्स से। तो 72 आवर्स तक मेल का स्पर्म जो है वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर स्पर्म अंदर डेड क्यों होगा, अगर वो कहीं ड्राई कंडीशन में जाएगा, उस एरिया में चला जाएगा जहां पे उसको वो मॉइस्टनेस नहीं मिल रही है, नॉरिशमेंट नहीं मिल रहा है, वो उन्हें डेड हो जाना है। लेकिन कहता है कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव, क्योंकि सारे का सारा काम मैक्सिमम फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ही हेल्प करता है स्पर्म को उस टारगेट एरिया पे पहुंचने के लिए। तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अगर कहता है कहीं उसको हेल्प करता है, स्पेशली सर्वेक्स का रीजन जो है या यूट्रस का रीजन जो है, वो उसको अगर हेल्प करता है तो नियर अबाउट 5 to 7 डेज तक जो है वो स्पर्म सर्वाइव कर सकता है। और सारे स्पर्म्स एक जैसे नहीं होते हैं, मैंने 60-40 की रेशो आपको बता दी। और सारे स्पर्म जरूरी नहीं है नॉर्मल बने, सारे स्पर्म्स हाईली वायबल हों, ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक और क्वेश्चन था बच्चों का कि क्या सिंगल टेस्टिस वाला पर्सन जो है वो बच्चे पैदा कर सकता है। तो बहुत सारे जर्नल्स में हमने पढ़ा है सिंगल टेस्टिस वाला पर्सन भी बच्चे पैदा कर सकता है। शर्त ये होना चाहिए कि स्पर्म काउंट कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेल में स्पर्म काउंट एजिंग के साथ कम होता है। अगर उसका स्पर्म वायबिलिटी है, स्पर्म का काउंट नॉर्मल है, तो सिंगल टेस्टिस से भी मेल जो है वो बेबी पैदा कर सकता है। सो आई होप कि आप ने ये टॉपिक अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।